क्या भाई, मर्डर किया क्या? हम्म। सेक्स फिल्म बनाकर नेट पर चलाई क्या? नहीं, तो फिर किया क्या है तुमने? देश का भला किया। तब तो भैया जेल होनी ही थी। हेलो दोस्तों, एक और एपिसोड खबरे आजम का। आज मेरे साथ एज यूजुअल है राहुल गांधी, हमारे साथ है गुड्डू पंडित भाई चैंटिंग ला इलाहा इल्लल्लाह और एक हमारे खास मित्र बागी हरियाणवी। सारे भाइयों में आमराम भाई। देखो भाई, पहले हमें ये बात बताएं, न्यूज हम डिस्कस करने से पहले, आप ज्यादातर खेत में जाके वीडियो बनाते हो, आपके पीछे खेत का दृश्य होता है। हरियाणा में अक्सर ये होता है कि जो आदमी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है उससे गाँव में कोई बात नहीं करता। तो आपके साथ भी ऐसा सिस्टम हो रहा है कि गाँव में आपसे कोई बात नहीं करता, खेत में जाना पड़ता है आपको? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। बात तो छोड़िए भाई, मतलब इतना एक्सक्लूजन, इतना कैंसल मिलता है ना भाई सोसाइटी में, क्या बताएं भाई। ऊपर से आप कुणाल कामरा के वीडियो में और आ गए। अभी तो है ना, जीन का डीसी आने वाला है हमारे गांव में, पेलने वाला मेरे को। आपने प्रेमानंद महाराज, जिनको की एक बड़ा लिबरल तबका जिनकी पूजा करता है, जिनको बड़ा मानता है, तो आपने उनके बारे में भी काफी क्रिटिक किया है। वो क्या है आपका उनके बारे में क्रिटिक क्या है, प्रेमानंद जी के बारे में? भाई साहब, पहली बात तो ये बताऊं मैं राफल भाई की, है ना, मुझे ये वस्त्र, दाढ़ी, हल्दी लपेट ले, ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा भाई। मुझे अट्रैक्ट कर रहा है खोपड़ा खोल भाई तेरा, क्या है इसके अंदर? राहुल गांधी के अंदर जो है भारतीय संस्कार नहीं आ पाए, इसका कारण ये रहा, राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। टेस्ट करा करके देख लीजिए। मैं है ना प्रेमानंद को ये बोल दूं, षड दर्शन पता है? षड दर्शन क्या है इंडियन फिलोसफी में? ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं बता पाएगा। पहली बात तो ये है भाई, हमारे इंडिया में जितने भी बाबाज है, इनको फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक तो रटना ही चाहिए। इनकी क्लास लगाइए भाई। भाई वो बारात लेके निकल रहा है 12 बजे यार। चल क्या रहा इस देश में? तूने खरीद लिया है क्या उस इलाके को, उस सड़क को भाई? जो वहाँ आम पब्लिक है ना, आम सिटीजन ऑफ इंडिया, वो टैक्स दे रहा है भाई। तुम उसकी नींद छीन रहे हो भाई, फंडामेंटल राइट छीन रहे हो उसका। ये हिंसा है भाई। तो ऐसा तो नहीं है आपके एरिया के साथ, हमारे एरिया के साथ, कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो राइट चला जाता है, लेफ्ट चला जाता है? ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? रफल भाई है ना, जो मतलब ये लेफ्ट है राइट है, मैं इसमें पढ़ ही नहीं रहा भाई। मार्क्स बात करता है गरीब के बारे में, न्यू मार्क्सिस्ट है ना, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कोऑपरेट में काम कर रहा है, जो 2 लाख रुपए ले रहा है, जो 5 लाख रुपए ले रहा है, एप्पल का फोन चला रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्लाइवो जीजेक है, एंटोनियो ग्राम्सी है, वो इनके बारे में बात कर रहे हैं। भाई तुम सड़ रहे हो। वो चला गया, पैसे की बात थी ना, जो मार्क्स से बात की थी कि भाई इनको एक लेवल पे लेके आइए। भाई वो अमीर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अमीर भी, उसके बारे में बात करिए ना भाई। आइडियोलॉजी कैसे तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है? तो मतलब ये बोल देना कि लेफ्टिस्ट है राइटिस्ट है, मतलब इरेलीवेंट है मेरे लिए भाई। कुछ भी लेवल दो भाई, डजंट मैटर भाई। हम बोलेंगे जो हमारे मन में है भाई, बहुत ही ब्रूटल तरीके से बोलेंगे भाई, कुछ भी हो जाए भाई, नहीं रुकने वाले भाई। ये सारी जिंदगी भर एक्टिंग करते रहते हैं ये लोग, कैमरे के आगे इनको कुछ नहीं आता, और दूसरों का हक चोरी करना आता है, गुंडागर्दी करना आता है, कोई बदतमीजी करना आता है। हाँ यार, ये तो अभिनव कश्यप अगर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसने एक फिल्म आई थिंक 15 साल पहले बनाई थी सलमान खान के साथ। मैं कोई तरह से सलमान प्रेमी नहीं हूँ। अभिनव कश्यप वो इंटरव्यू में बोल रहा था, मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई फैन क्लब में घुस गया है वो। सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था। जिनको भी ऐसा लगता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें अपना ड्यू नहीं मिला बॉलीवुड में, और कहते हैं मूवी माफिया वगैरह वगैरह, फिर दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट पावर्स फ्रॉम सम अदर सोर्स। जब दबंग रिलीज हुई ना, इसका यूफोरिया हो गया था कि दबंग बड़ी हिट हो गई, एंड एट द सेम टाइम अनुराग कश्यप का 1-2 मूवी रिलीज होने से पहले बंद हो गया। ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ हिज ब्रदर आल्सो एट दैट टाइम, कि काम नहीं करना आता इस पे, ये है वो है ना, मतलब काफी सारे इस तरह के इंटरव्यू थे कि अनुराग कश्यप जिस तरह का काम करता है मैं उस तरह का नहीं करता, मैं बड़ा इस तरह का फिल्म मेकर हूँ, मेन स्ट्रीम हूँ। उस टाइम तो ये मतलब अलग उसमें था। आज ये अब सबके सामने आगे रो रहा है कि मेरे साथ सलमान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो भाई आपका भाई को उस टाइम आप अपना वो नहीं समझते थे, आप समझते थे कि ये कचरा काम कर रहा है आपका भाई, और आपने क्या बनाया था उस टाइम पे। तो अब रोने का क्या फायदा है? आप हो जो सलमान ने आपको कहा था। तो सलमान खान के पास जा रहे हो तो वो क्या आपके साथ सोक्रेटिस और प्लेटो की बात करेगा क्या? सलमान खान के साथ जा रहे हो आप, वो अब्यूज करेगा। आप अगर महिला हो तो फिजिकल अब्यूज करेगा, पुरुष हो तो वर्बल अब्यूज करेगा। दोनों में से एक ऑप्शन, 2 में से कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। तो आपके साथ वर्बल अब्यूज हो रहा है, क्या दिक्कत है? सलमान खान हैंडसम ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है, इतनी हील बाहर पहनता है, इतनी अंदर, चेहरा मांस जो है वो लटक गया है,
जब बुलडॉग के मांस का लोथड़ा लटका होता है ना, ऐसे पेट इतना बाहर है, मतलब मेरे पेट पे इनके लोग हंस रहे थे, इसका पेट तो मुझसे डबल है और सब खोखला है, सारा नकली है, और कमर के नीचे तो मैं जितना कम बात करूं उतना अच्छा है। सलमान खान भी इतना चूतिया होने के बाद ना, उसका मुसलमान होना तब भी मैटर करता है लोगों के लिए, कि इसको चूतिया होने पे इतनी बात तुम बोल सकते हो, पर तुम मुस्लिम एंगल सलमान खान पे क्यों, जैसे इसने बोला ना दिमाग का खटना करा रखा है, इनके दिमाग से ही नहीं निकलता यार, ये आदमी इतना बेवकूफ है, ऐसी बेवकूफियां करता है, तो उस पे तो बहुत कुछ है बोलने का, इसको भी मुसलमान एंगल क्यों लाना है इसमें, इस आदमी में। सबसे नालायक औलाद है। इसको देख के जो है ये समझ में आ रहा है कि अनुराग कश्यप जी की फिल्मों में भाई का दुश्मन भाई को क्यों दिखाया जाता है। गुंडा तू है। देव भाई, सलमान खान आपको कितना लगता है इंटेलेक्चुअल लेवल फ्रॉम जीरो टू नॉम चॉम्स्की? एलविस यादव को, मतलब एलविस यादव से कनेक्शन है जिस आदमी का, उसको बुला रहा है, मतलब वो देखो कैसे कैसे व्यक्तियों को उठा के लेके आ रहा है अपने शो में, जो मोस्ट पॉपुलर है, उसका क्या लेवल होगा भाई। भारत के हर कोने से चूतिए क्यों लाए जाते हैं बिग बॉस पे, जैसे सलमान खान नॉर्मल लगे। उसको तो भाई है कि भाई तू बस जीता रहे, मूवी बनाता रहे। एलविस यादव से आपकी एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, मतलब क्या बताऊं यार रोफल भाई की, वो मतलब चल क्या रहा भाई, तू क्या परोस रहा है नौजवानों को भाई, तेरे से इतनी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही, इतने नौजवान इन्फ्लुएंस हो रहे, तू कर क्या रहा भाई। एल्विस भाई गाड़ियां लेके आ रहा भाई 20 में, क्या आ गई तेरे पास 100 गाड़ी आ गई, मान लेते क्या होगा, क्या उखाड़ दिया तेरे अंदर, हो गया तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड भाई। अभी जो बंदे हैं हमारे हरियाणा में क्या कल्चर होगा क्रिएट, 3 किले आ रहे 2 किले आ रहे, क्या है पापा गाड़ी लेनी है, पापा आईफोन लेना, प्रैक्टिकल हो रहा है, बेच रहे हैं जमीन, गाड़ी ले रहे हैं काली शीशों वाली भाई। डैडी जी मैं नहीं वो एंड्रॉइड फॉइंड्रॉइड लेना, मैं ना आईफोन 6 प्लस लेना है। आईफोन ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, रंग भी बता दे, बाद में कहेगा कि डैडी को रंग पसंद नहीं है। रेड लाल वाली। कौन सा लाल? मारुति वाला लाल? कि जब ये 2 किलो की चपेट पड़ेगी तेरे गाल पे, वैसा वाला लाल? कहाँ से आ रहा है ये, परोस रहा है जो एलविस यादव भाई, उसके बहुत हार्ड फॉलोअर है, मैंने कुछ बोल दिया था, थोड़ा इसका कसना पड़ेगा भाई, और हम यहाँ कसने के लिए बैठे हैं, उनके नेट जो ढीला होगा ना उसको कसेंगे भाई। नौजवानों को बिठा रहे हो कि इसको भाई वोट करो वोट करो। जब ये सांप के जैसे ड्रग्स वाले मामले में फंसा था, तो इसके फादर आए थे न्यूज चैनल पे, और न्यूज चैनल पे वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, सब हमने भाड़े पे लिया है, सब गुलामी, और ये तो सांप के जहर वाले में फंसा था ना, इसलिए मैं इसको एल विश बोलता हूँ, ये एल है और विश छोड़ना रहता है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया गया है लद्दाख में, उस पर रॉफल क्या कहना है? हम चर्चा कर रहे थे, देव भाई ने बोला कि पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन्होंने आमिर खान को अरेस्ट नहीं किया। हमने देखा है बहुत से केसेस में पहले ऐसे भी होता है कि बेसिकली फुनसुक वांगडू का रोल इन्होंने प्ले किया था, तो उस टाइम पे ऐसे कमाया आमिर खान ने बहुत, और अब आमिर खान का मुंह नहीं खुल रहा, देव ने जैसे कहा। एक बार हमने ये देखा था कि अकबर के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के लोग, तो वो ऋतिक रोशन के पुतले जला रहे थे, ऋतिक रोशन का वो जो था अकबर वाला वो करके। तो ये तो एक अच्छी बात है कि इन्होंने असली सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, एक तो ये चीज है, बट सेकेंडली अदर पार्ट इट्स वेरी सैड कि एक एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, बहुत से अच्छे अवार्ड इन्होंने लिए हैं और बहुत सी चीजें की है एनवायरमेंट के लिए और उसके लिए, और संघर्ष लंबा कर रहे हैं। मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा, जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ की ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। लद्दाख में जो ये हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ, बीजेपी के ऑफिस को चलाया गया और वो जो वायलेंस हुआ ये बिल्डअप था, जैसे किसान आंदोलन में बिल्डअप हुआ, जैसे ये सरकार की प्लेबुक है कि 2020 में नवंबर में आसपास किसान दिल्ली आके बैठे, वो सारे बैरिकेड वगैरह तोड़े, सब चीजें, लेकिन वो बिल्डअप अप्रैल से हो रहा था, उस टाइम पे सरकार सुन नहीं रही थी, किसान नेता सब प्रोटेस्ट करते, सब चीजें हो रही थी। सिमिलरली लद्दाख के जो लोग हैं वो इतने महीनों से अमर अनशन कर रहे हैं, 2 लोग मर भी चुके हैं, वो अपनी मांगों को लेके, बड़ी सिंपल सीधी सीधी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात है, क्योंकि जब से लद्दाख को यूटी बनाया है तब से उनको लगता है कि वो वहाँ का जो एलजी है, वहाँ का जो गवर्नर है, उसके डोल आउट पे एक तरह से जीने वाली बात, आश्रित होने वाली बात है कि भाई वो अगर गवर्नर ने कुछ दे दिया तो दे दिया, वरना उनके पास वोट का अधिकार नहीं है, उनके पास अपना कोई रिक्रूटमेंट का बोर्ड नहीं है जैसे हर स्टेट का होता है अपना नौकरियां देने का, उनको ऑटोनॉमी नहीं है, जो कि एक इंडिजीनियस लोगों को, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है,
लद्दाख में। तो ये इस तरह की डिमांड्स हैं जिनको कि कोई नाजायज तो कह ही नहीं सकता। देना ना देना एक प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, बट लाइक डिमांड्स बहुत लेजिटिमेट है और बहुत संवैधानिक है। अब उसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने 4 लोगों को गोली मारकर उड़ा दिया, प्रोटेस्टर्स को, पहले इंसिडेंट में। उन्होंने जो आग लगाई उसको तो कोई कतई ठीक ठहरा नहीं सकता। भी बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में अब 5-5, 6-6 मंजिल के शानदार ऑफिस बने हुए हैं, हेडक्वार्टर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके उनको टारगेट करे, आग लगाए, क्योंकि वो संपत्ति एनी हाउ भाजपा ने जिस भी तरह से कमाई है उसका वो अलग मैटर है, लेकिन वो देश की है, तो उसके ऊपर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल जायज। लेकिन आप प्रोटेस्ट को किस तरह से डील करते हो, वो आज भी लद्दाख का बच्चा बोल रहा है। अब आपने क्या किया, इसको वो बना दिया, आपने विलेन बना दिया कि सोनम वांगचुक जो है विदेशी फंडिंग ले रहा है। तो भाई अगर हर कोई विदेशी फंडिंग ले रहा है, अगर सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग से चल रहा है, किसान थे पंजाब के वो विदेशी फंडिंग थे, CA/NRC वाले जो दिल्ली में शाहीन बाग में करते वो विदेशी फंडिंग से थे, योगेंद्र यादव घुसपैठी आके बैठ जाते हैं दिल्ली में, घर बना लेते हैं। गृह मंत्री जो है देश का वो लेसन छील रहा है, क्या कर रहा है वो, उसका क्या काम है? कुणाल कामरा विदेशी फंडिंग से चल रहा है। लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, फिर NGOs को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। तो NSA क्या कर रहा है, हटाओ उसको, घर भेजो। इसके ऊपर जो आरोप लगाया सोनम वांगचुक के ऊपर की सोवरेनिटी को लेके फंडिंग दे रहा है, सिर्फ सोवरेनिटी की बात, अरे वो फूड सोवरेनिटी की बात कर रहा है। अनपढ़ो तुम, देखो पढ़ो उसको कि वो क्या बात करता था। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको फूड सोवरेनिटी बोलता है। उनको कह रहे कि ये लद्दाख के प्रोटेस्टर्स को नेपाली बता रहे हैं कि उनको जेनजी की बात करता है। नेपाल के जेनजी की बात खुले वर्ड्स में ना राहुल गांधी ने की ना सोनम वांगचुक ने। किसने की थी पता आपको? ये की थी नरेंद्र मोदी ने, मणिपुर गए थे जिस दिन। क्या बोला था कि नेपाल के यूथ की, नेपाल के जेनजी की मैं तारीफ करूंगा कि जैसे वो सफाई आंदोलन चला रहे अपने देश में। प्रोटेस्ट के बाद जब आगजनी हुई, वायलेंस हुई नेपाल में, उसके बाद एक नेता है देश का जिसने बात की है, नेपाल के यूथ की तारीफ की है, वो नरेंद्र मोदी है। थोड़ी सी बात पे आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं कि आप गोलियां चलाने पे आ जाते हैं कि 4 प्रोटेस्टर्स तो आप मार देते हैं गोली चला के। सोनम वांगचुक आपकी तारीफ करता था 2019 में। सोनम वांगचुक जो है डेमोक्रेसी क्रूसेडर नहीं है। सोनम वांगचुक की जो सोच है अपने लद्दाख तक सीमित है। सोनम वांगचुक को लगता था कि ठीक है, अगर JNK से स्टेटहुड छीन लिया तो अच्छी बात है, हमें यूटी बना दिया अच्छी बात है। 2019 में अच्छा लगा था, तारीफ करते थे और लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं सोनम। आज सोनम वांगचुक ने अपने लद्दाख के लिए इतने से हक मांग लिए, 4 बातें कर दी, तो आपके लिए उद्देश्य रहेगा आप उसको उठा के -10 डिग्री से उठा के आप उसको 35 डिग्री के जोधपुर में उठा के ले गए, घर में जेल में पटक दिया आपने। ये मेरे हिसाब से जो है ना, ये लोग डेमोक्रेसी को ना प्रोसीजर बनाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बस एक प्रोसीजर है। 1 नेशन 1 इलेक्शन रख लो, अरे साथ में हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, प्रोसीजर है, खत्म हो जाएगा। अरे भाई डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव होगी, प्रोटेस्ट होगी। और ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि प्रोटेस्ट के लिए ना कोई परमिशन मांगने नहीं आएगा। ये प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगना, जो ये आप बोल रहे हमसे परमिशन लेके प्रोटेस्ट करो, आप उस लायक ही नहीं बचे कि आपसे हम कुछ मांगे। आपके पास कोई जाए और आपसे पूछे कि भैया हमको जगह बताओ जहाँ प्रोटेस्ट करना है, आप वो लायक ही नहीं बचे। आप का काम है दंगा भड़काना। प्रोटेस्ट हो रही है, वो प्रोटेस्ट से जो इनकन्वीनियंट आ रही है किसी को, उसकी तरह आप वो प्रोटेस्टर्स को विलेनाइज करोगे। फिर वहां पे अपने वो राम भक्त गोपाल टाइप लोग जो सीधा पुलिस के सामने गाली देके गोली चला रहे हैं, वो लोगों को हीरो बनाओगे। प्रोटेस्ट भी अगर कोई देश में कर रहा है तो इसके कोई ठेकेदार नहीं है। और प्रोटेस्ट से अगर कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है कि आपको ट्रैफिक में 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, 25 मिनट लग गए, अरे ये प्रोटेस्टर्स क्यों बैठे, तो वो बैठे हैं इसलिए जैसे आप इनकन्वीनियंस होके उनकी तरफ देखो और अपने ऑफिस जाते जाते जो आपके बॉस की गांड चाटने के प्लान है उसके बीच में थोड़ा सोचो कि ये लोग क्यों बैठे हैं रास्ते पर। जो अभी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें डेमोक्रेसी ऐसे ही सर्वाइव कर रही है। अभी यदि हम रियल डेमोक्रेसी की बात करें ना, उसके कुछ प्री रिक्विजिट है, वो इंडिया फुलफिल ही नहीं कर रहा ना भाई। लिटरेसी, थोड़ा बहुत आदमी के पास पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो कहाँ है भाई, वो है ही नहीं ना भाई। तुम्हारे टीचरों को नहीं पता पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या होती है। घंटा डेमोक्रेसी को तुम प्रैक्टिस करोगे। डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कौन करेगा? थार प्रैक्टिस करेगी क्या? कुणाल कामरा प्रैक्टिस करेगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरा पड़ोस का हलवाई प्रैक्टिस करेगा। अभी कोई मेरा दोस्त है, वो उसकी फैमिली को पैसे भेजे तो विदेशी फंडिंग नहीं है, वो जायज है। अगर वो पैसे कुणाल कामरा को भेजेगा फिर बोला जाएगा विदेशी फंडिंग है। डबल स्टैंडर्ड देखिए, अपनी फैमिली को विदेश से पैसा भेज रहा तो वो रेमिटेंस है। अगर कुणाल कामरा को भेज रहा है, सोनू वांगचुक को भेज रहा है एजुकेशन में काम करने के लिए, वो विदेशी फंडिंग है। सेम ही व्यक्ति है, सेम ही
बैंक खाते से ट्रांसफर कर रहा है, चल क्या रहा, मतलब कोई तो सेंस हो भाई तुम्हारी। बोलते रहते हो ये फॉरेन फंडिंग आ रही है, ये फॉरेन फंडिंग आ रही है। आपको जो लोग फंड कर रहे हैं वो कहाँ से इंडियन है? अडानी इंडियन है? जहाँ पे कोई रिसोर्स मिल जाता है जो जगह पे, वहां के लोगों का खून चूस चूस के कोयला निकालेगा, ये कोई इंडियन है? अंबानी इंडियन है? ये रशिया से तेल खरीद रहा है और सैंक्शन लग रहे हैं। वहाँ के जो अभी बच्चे हमारे इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ने गए थे, जो 4 साल का कोर्स करके सोच रहे थे कि थोड़ा H1B वीजा में उनको नौकरी वोकरी मिल जाए, वो सब आएंगे वापस या जाएंगे किधर, यूरोप जर्मनी में। वो किसकी वजह से हो रहा है? रशिया के तेल की वजह से हो रहा है। रशिया के तेल में कौन कमा रहा है माल? अंबानी कमा रहा है। ये इंडियन है? 70% न्यूज कंट्रोल करने वाला, ये इंडियननेस है। ये कौन सा देशभक्त है अंबानी अडानी? ये लोग कौन से देशभक्त है जो आप बोलते हैं ना कि ये सब फॉरेन फंडिंग आ रही है? ये इंडियन ही ऐसे खुराफाती है कि BSNL का टावर जहाँ लग गया है उसको बस थूक पट्टी पेंट करके जियो बना दो। Just a few months ago, BSNL forgot to bill almost 2,000 crores to Ambani's Jio. How can any sane entrepreneur compete with that level of corruption? अगर ये इंडियन होना है तो फिर ये इंडियन होना, तो मैं नहीं मानूंगा इसको कि ये इंडियन के काम है। बीजेपी जो दावा कर देती है ना, बीजेपी का स्पोक्सपर्सन, तो न्यूज चैनल उसके साथ एलिजिडली वगैरह शब्द भी नहीं लगाता है, तो वो कहता है कि हाँ ये फैक्ट है। सभी न्यूज चैनल ने चलाया एक आदमी की फोटो, पोनी टेल वाला, और उसके मास्क लगाया कि ही इज अ कांग्रेस वर्कर, सीनियर मेंबर है, और उसने बीजेपी ऑफिस जलाया है और ये कांग्रेस का किया दर है। भाई कांग्रेस वाले खुद सोच रहे हैं कि यार हमारा तो ऑफिस भी नहीं है, हमारे तो वहाँ पे 4 वोट भी नहीं है, वहाँ पे 4,000 लोग हमारे बुलाने। सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस, आप तो कांग्रेस को क्रेडिट दे रहे उठा के। तो ये क्या करते हैं कि वैसे तो कहेंगे कांग्रेस खत्म है, कुछ नहीं है, कांग्रेस का बस खत्म होगी, और जहाँ पे थोड़ी हल्की सी बात होगी क्योंकि कांग्रेस करवा रही है। भाई अगर 11 साल बाद तुम्हारे पास 300 सीटें होली सब होली, अगर इसके बाद भी अगर कांग्रेस करा रही है तो इसका मतलब तो तुमसे फुद्दू कोई नहीं है दुनिया में। इन्हें नेता और नीति दोनों कांग्रेस से ही चाहिए। अगर अंबानी और अडानी उतने ही इंडियन है जितना इंडिया डेमोक्रेसी है। इस देश के लिए गृह मंत्रालय बोल रहा है कि सोनम वांगचुक खतरा है देश की सुरक्षा के लिए, और गुरमीत राम रहीम को छोड़ रहे हैं। आयरनी देखिए भाई, गुरमीत राम रहीम जो रेपिस्ट है, वुमेन इंपावरमेंट करेगा ना बाहर निकल कर, भाई वो तो सही क्रांति करेगा महिलाओं के लिए। और सोनम वांगचुक भाई मिसोजिनिस्टिक है, एंटी डेमोक्रेटिक है, वो यहाँ पर दंगा फसाद कर दे। कमाल है भाई, पेलो भाई। फेमिनिज्म अच्छा है, आई सपोर्ट फेमिनिज्म। वो देखी तो तुझेगा ना। अभी कुणाल भाई देखिए, अब जो IMT यहाँ आ रही है हमारे जिन शहर में हमारा भी गांव है, अब लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ का जो कल्चर है वो मतलब एकदम चेंज हो जाएगा, और ये फैक्ट भी है भाई। जमीन पानी खराब हो जाएगा, पहली बात वायु खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर मतलब जो इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम है वो मतलब लूज होगा। बेसिकली कंटेक्स्ट उसका ये है कि हरियाणा सरकार इंडस्ट्री लगाने के लिए 30,000 एकड़ के आसपास जमीन जींदुआ के आसपास एक्वायर करना चाहती है, और ग्रामीण जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हीं चीजों को लेकर। अभी जो प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग हमारे गांव, जैसे अभी चल रहा है पूरा प्रोटेस्ट पीक पे, तो गवर्नमेंट इनको भी इंटरनेशनल बोल देगी भाई। और ये किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अपना कल्चर बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना एनवायरनमेंट बचाने के लिए। वही काम सोनू वांगचुक कर रहा है भाई, अपनी जमीन बचा रहा है। टूरिज्म ने खत्म कर दिया लद्दाख को भाई, निरा पॉलिथीन हो गया, निरा प्लास्टिक हो गया। हमारे यहाँ भी यही हाल होगा भाई, पूरा पानी खत्म हो जाएगा, पानी में माइक्रो कार्बन आ जाएंगे, हवा खत्म हो जाएगी, कहाँ जाए भाई। मैं बता रहा हूँ कि लोग DM में बोलेंगे लद्दाख पे बोलिए, लद्दाख पे बोलिए, तो मुझे लगता है कि यार हम लोग तो हर चीज पे बोल ही रहे हैं ना। उसके DM में जाओ ना, जो फुनसुक वांगडू बना था 3 इडियट्स में, जिसने 800 करोड़ रुपया बनाया था, वो कहाँ है? आमिर खान की नहीं बोल रहा। ये यहाँ जंतर मंतर में बैठी थी लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी कुश्ती वाली, तब भी नहीं आया था। वो तो महावीर फोगाट भी बना था, तब भी ले गया था 700-800 करोड़। उसका तो काम है। कुणाल भाई, इस देश में 3 कम्युनिटी कभी भी स्टैंड नहीं लेगी। एक तो बाबाज कम्युनिटी, एक क्रिकेटर की कम्युनिटी, एक बॉलीवुड की कम्युनिटी। अगर इन 3 कम्युनिटीज का पॉलिटिकल स्टैंड मिल जाएगा तुम्हें कभी भी, मैं बता दूंगा भाई। ये डरते हैं, ये भीरू लोग हैं। विराट कोहली कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले सकता है क्या? रोहित शर्मा कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले सकता है क्या? मणिपुर पे एक स्टेटमेंट देते प्रेमानंद, अमिताभ बच्चन देते एक स्टेटमेंट। आप चाहे जामिया के स्टूडेंट हो या फिर अग्निवीर पे प्रोटेस्ट करें या SSC पे करें, वो हर बार वही करेंगे, लोकतंत्र का दिया बुझा के लोकतंत्र की दिवाली बनाएंगे। मुझे तो अब ये लग रहा है भाई कि मुझे 3 इडियट की स्टोरी याद आ रही है। उसमें लास्ट में फुनसुक वांगडू जो है वो सही साबित होता है, लेकिन इसमें फुनसुक वांगडू तो जेल में चला गया, और जो चतुर रामालिंगम है, जैसा जो है अमित शाह का बेटा, असली कहानी में जो है चतुर रामलिंगम जीत गया। अभी वो पाकिस्तान के साथ तीसरा मैच करवा रहा है कल। इस एपिसोड को अगर हम लद्दाख के मुद्दों के अराउंड रखे, बिकॉज
मुझे पता है मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे कोई बात नहीं करेगा, और हमारी मीडिया ऐसी बेशरम है कि भाई साहब जहां मुंह खोल के आप बता रहे हो लद्दाख में वायलेंस हुआ, तो वो बताओ तो सही कि वो प्रोटेस्टर्स की मांग क्या थी। वायलेंस तो दिखा रहे हो, प्रोटेस्टर्स की मांग के बारे में आप नहीं बता रहे हो। जैसे वो बिहार वाला मुद्दा हुआ, मोदी जी की माँ को गाली दी गई, किस आदमी ने गाली दी, वो कौन से पद पे था, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके साथ क्या हुआ, ये चारों चीज पे नहीं पता। पर नहीं माँ को गाली दी गई है, सब मैं भी माँ, ये भी माँ, वो भी माँ। चुनाव ही लड़ना है तो प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन देके आप चुनाव ही लड़ो ना। आपको अगर कैडर को जमा करके बस रैलियां करानी है तो फिर गली बॉय मत बनो भाई, रैली बॉय बनो, क्या दिक्कत है। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब ये गरीब हिंदुओं को और गरीब मुसलमानों को लड़ा रहे थे। अब आप देख लीजिए कौन कौन चले रथ यात्रा में और कौन रथ पे बैठ के एकदम राजा महाराजा जैसे आ रहे थे। आपको दिख जाएगा कि कौन से कम्युनिटी वाले लोग झंडा लेके चल रहे थे और कौन से कम्युनिटी वाले लोग रथ पे थे, आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सत्ता में आ गए तो आप पुलिस को मुसलमानों के साथ लड़ा रहे हो, सीधा सीधा। यूपी में क्या हो रहा है, आप पुलिस को बोल रहे हो देखो आप जाओ ठीक करो ये मुसलमानों को, कि भाई लो बुलडोजर जाओ तोड़ो, देख लो इनको, ये ज्यादा वोट डालना चाहता है, ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, देख लो। अरे भारत एक डेमोक्रेसी है, आदमी नेतागिरी नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई, क्यों नहीं करे आदमी नेतागिरी। आप चाहते हो ना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रहे। अगर आप नहीं मानते हो भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने वो डाइवर्स क्लब क्यों बिठाया, क्यों वहां पे आपने वो डाइवर्सिटी दिखाई, क्योंकि दुनिया हमको एज ए डाइवर्सिटी देखता है। वो डाइवर्सिटी आप दिखना चाहते हो फोटोग्राफ में, पर वीडियो में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो। इनको मुसलमान क्या चाहिए ना, स्वाद अनुसार। ये मुसलमान को एज इक्वल सिटीजन मानते ही नहीं है ये देश में। तो जब मुसलमान चाहिए स्वाद अनुसार उठा लिया, ये थोड़ा अब्दुल कलाम डाल दिया, ठीक है स्वाद बराबर आ रहा है, थोड़ा शाहरुख खान डाल दिया, ठीक है हो रहा है, ठीक है अभी ओवैसी डाल दिया, थोड़ा ओवैसी जी कर रहे हैं, अच्छा चलो डाल देते हैं इनको। अरे भाई वो इक्वल सिटीजन है ये देश का। नहीं इसमें वो वाली बात है, पेडेस्टलाइजेशन वाली बात है। जैसे औरतों, ये बाबाओं वाली हम बात कर रहे थे ना, कैसे वो एक मतलब प्रोस्टिट्यूट बोल दे रहे हैं महिलाओं को, क्योंकि वो क्या, एक बाबा कह रहे हैं निरुद्धाचार्य की इनके काम तो प्रोस्टिट्यूट वाले हैं पर बनना इनको देवी है। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? क्योंकि वो वही एक पूरी रेंज स्पेक्ट्रम में बस दो तरीके की औरतें हो सकती हैं, या तो वो देवी ही बने या फिर हम उन्हें प्रोस्टिट्यूट बुलाएंगे। और मुसलमानों के साथ ये गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम वाला चीज वही रेंज में है कि या तो तुम पूरे ही अब्दुल कलाम बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आइडियल बनो, या फिर हम तुम्हें तुरंत टेररिस्ट बोलेंगे। अरे भाई तो ये पेडेस्टलाइजेशन वाली, तू साले गन्ने का जूस निकाल रहा है स्टेशन पे, तू टैक्सी चला के जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, और तू बोल रहा है आपको मुसलमान बनना है तो अब्दुल कलाम बनो। तेरा बेटा बनेगा क्या अब्दुल कलाम? क्या वो 12वीं भी पास करेगा? क्या उसकी नौकरी भी गारंटी होगी? और यहाँ पे मुसलमान को अब्दुल कलाम बनो भाई। और इतनी सारी मिसाइलों का करेंगे क्या अगर सारे अब्दुल कलाम बन गए तो? उत्तराखंड का सीएम है पुष्कर धामी, वो बोलता है कि उनसे पेपर लीक को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है उत्तराखंड में। इस टाइम पे बच्चे सड़कों पे हैं, वेट कर रहे हैं लोग कि कहाँ थोड़ी हिंसा बढ़ के और उनको भी फिर वो फॉरेन टूल अभी बता दिया है। अभी इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे जगह जगह पे। वो क्या कह रहा है, सीएम के पास क्या है उसका इलाज? कहता है ये जो नकल जिहाद हो रहा है इसका हम इलाज करेंगे। ये नकल मतलब अब पर्ची, ये भी जिहाद है, नकल होना भी। मैं कह रहा हूँ कि रेफरेंस जो है ना इनके, वो जो प्ले बुक है उसमें वो सारे वर्ड्स इन्होंने फ्लैट किए हुए कि किस तरफ मोड़ना है इसको डिस्कशन। सलमान खान पे मैंने कहा था ना कि वो बिग बॉस में इतने जगह जगह से नमूने गधे क्रिमिनल क्यों ला के रखता है, जैसे वो नॉर्मल फील कर सकते हैं। और मोदी जी को भी जहाँ पे पावर मिलता है ना, आप देखो उनके सिलेक्शन, कौन वो सिलेक्ट करता है? ये सैनी हो गए, या ये रेखा गुप्ता हो गई, या जो भी ये नेता मोदी जी के करीबी है ना, जो जिनका टाइमलाइन ट्विटर का एग्जिस्टेंस ही ये है कि मोदी जी का आज बर्थडे है, मोदी जी ने सुबह को चाय पी, मोदी जी ने शाम को नाश्ता किया, या जो भी ये इनके चॉइस वाले हैं ना बंदे, वो ऐसे ही है जो मोदी जी उनके सामने एकदम मतलब विराट। हमने हिमालय पे एक एपिसोड किया जनहित में जारी में, उसमें ऐसे लिखा था, मतलब स्क्रिप्ट में यूं ही लिख दिया कि यार बीजेपी वाले तो इसे भी फ्लड जिहाद कह देंगे, और ये ऐसे ही लिख दिया था। और फिर मैं एपिसोड देख रहा हूँ, उसमें बाकायदा क्लिपिंग है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्चुअली बोल दिया है कि ये फ्लड जिहाद है। तो ये मतलब नथिंग इज, कि आप जो सोच रहे हैं ना इमेजिन नहीं कर सकते, आप सब इमेजिन कर लीजिए, कुछ भी यहाँ हो सकता है। बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन बिठा दो, मैं किसी के भी सामने, मेरे सामने बिठा दो, राफेल के सामने बिठा दो, दोनों को सेम आधा आधा घंटा बोलना, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये तो ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है। बीजेपी का एक आदमी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ पे उसको नहीं पता हो कि क्या होने वाला है उसके साथ। कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं चाहिए, खाली बीजेपी का कार्ड होल्डर होना चाहिए। वो एक दिन बिठा दो हमारे साथ आधा घंटा, ये खुला चैलेंज दिया है। आरएसएस वाले को बिठा दो, चलो।
these clowns that you already punked at the press conference. Don't no one want to see that. You know you beat them already. That's an easy fight. You want that real? कुणाल भाई तुम अशोक श्रीवास्तव की जगह उनकी चरण वंदना तो करोगे नहीं, तुम सवाल तो पूछोगे भाई तुम क्यों लटमेल रहे हो सोनू वांगचुक को, क्या जवाब देगा वो? जवाब क्या देगा? अरे मैं उससे ये भी सवाल नहीं पूछूंगा कि जो गलत हो रहा है वो बता दो, मैं ये भी पूछ लूँ ना कि 10 साल 11 साल में सही क्या वो बता दो। वो बोलेगा डेटा सस्ता हो गया, यूपीआई आ गया। अरे भाई डेटा सस्ता हो गया, यूपीआई आ गया, इसमें क्या हो गया? फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है। यस, उसके बाद क्या हुआ? ये तो आप इल इफेक्ट्स नुकसान गिना रहे हो कि डेटा सस्ता हो गया, इससे तो फायदा ये फायदे में नहीं आ रहा। डेटा सस्ता हो गया और लद्दाख में बंद हो गया और कश्मीर में बंद हो गया और जहाँ प्रोटेस्ट हुआ डेटा बंद हो गया। डेटा पे एक मैं वो बोलना चाह रहा था कि डेटा सस्ता आप बोल देते हो, लेकिन आप ये नहीं बोलते सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने का वो रिकॉर्ड जो है भारत सरकार का है। जहाँ ये देव बैठा हुआ है जींद में, पिछले 9 साल में 2016 से लेके 25 तक कम से कम 10 से 12 बार और कई दिन तक लगातार इंटरनेट बंद रह चुका है। क्योंकि जब तक ये देव जब हंसी मजाक की रील बना रहा है और जय जयकार कर रहा है तब तक तो इसका इंटरनेट फुल स्पीड पे चल रहा है। देव ने अगर एक दिन बोल दिया कि मेरी जमीन मत छीनो, हमारा नुकसान हो जाएगा, ये मत करो, उसके बाद 2-3 दिन इसका इंटरनेट नहीं आएगा, इसको बैन लग जाएगा, ये होता है। तो आपने डेटा सिर्फ इसलिए सस्ता किया है कि आपकी जय जयकार हो। जहाँ पे डेटा का उपयोग अगर आपके खिलाफ बोलने को होता है आप महीना इंटरनेट बंद रखते हो, ये नहीं बताते आप। साल इंटरनेट बंद कर दिया कश्मीर में, शर्म नहीं आई ये लोगों को? ये तो पहले अरुण पुरी और ये इंडिया टुडे वाले, ये तो माफिया है। जर्नलिज्म बचा ही नहीं भाई इंडिया में, सब आ गए हैं प्रोडक्ट बेचने। कोई आमिर खान का इंटरव्यूज बेच रहा है, कौन हमारे यहाँ पे आएगा एमटी का विरोध जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कवर करने? अरुण पुरी जो है दलाल है एक शब्द में कहूँ तो। और ये अरुण पुरी अकेला नहीं है, ये जितने भी बुड्ढे हैं गंजे और चश्मा लगाने वाले जिनकी जीके में, दिल्ली में और इस पोश एरियाज में बड़े बड़े कोठियां हैं बाहर, जिनके इन्वेस्टमेंट हैं, बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इनके एक प्रभु चावला नाम का रिपोर्ट होता था, तो सीधी बात करता था। अब वो सिर्फ अपनी इतनी जीभ निकाल के चाटता है। शेखर गुप्ता आप भी जानते होंगे, द प्रिंट वाला, क्या मैं वो हूँ, आंदोलन हूँ, फलाना हूँ, कितनी बड़ी जीभ निकाल के चाटता है आज के टाइम में। जी का मालिक सुभाष चंद्रा, एक रजत शर्मा, भाई ये जो लोग हैं इनको कांग्रेस के सिस्टम ने बड़ा किया। दे वर द बेनिफिशियरी ऑफ दैट सिस्टम, जहाँ पे कि उस टाइम पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, कैपिटल मार्केट खुल रही थी मनमोहन सिंह जी के उसके बाद, और पैटर्नाइज किया कांग्रेस ने इनको। कभी अगर कांग्रेस ने इनको इतना भी लिबर्टी दी कि भाई चलो आप हमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई बात नहीं आप करते रहो, कभी भी इनके चैनलों को पकड़ के रोका नहीं, इनका मुंह नहीं रोका। 2010, 11, 12 का आप देख लो तो आगे सिनेरियो। लेकिन ये बुड्ढे आज के टाइम में ऐसा दिखा रहे हैं कि अवतार ही मोदी आया है इस देश को बचाने के लिए, इस देश में यही है, इससे पहले तो ये नहीं होता था, इससे पहले, मतलब इनको इतनी शर्म नहीं है, तो इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क का भी जो 3rd वाला कंपार्टमेंट है ना, वो वहां जाएंगे बुड्ढे सारे के सारे। इनको गर्म तेल में भी नहीं तला जाएगा, इनको अगर 3 बार उसमें किसी को ऑलरेडी तल चुका होगा, 4थी बार में तला जाएगा इनको। तो अनगिनत है, जो जिसका भी आप नाम लोगे, एक बहल कोई भी है, इतने सारे लोग हैं ये सब के सब कैपिटल के चक्कर में जो है अपनी एसएससी करा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं, 20-20, 25-25 करोड़ की जो है एक स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं। रॉफल भाई ने बोला कि ये सारे बुढ़े हैं, जाहिर है कि इनके पिता का देहांत हो गया है जो भी, तो अब ये नया बाप ढूंढ रहे हैं। और इंटरनेट पे वो जो स्लैंग चलता है, ये बुढ़ों का मोदी भक्ति, इन बुढ़ों का फादरलेस बिहेवियर हो और कुछ नहीं। खाली एक चीज याद रखो कि ये मीडिया ने जो लास्ट 15 साल में ये देश में किया है ना, बहुत बड़ा भागीदार है उसमें मीडिया। थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए। थैंक यू राहुल गांधी, बागी हरियाणवी, अमन पांडे, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।